अस्सलामु अलैकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, शायद आपको याद होगा, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान के हवाले से जो मामलात हुए, आर्मी चीफ ने जो इंक्वायरी करवाई और जिन अफसरान को हटाया गया, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की थी और उसमें रिजेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये इंक्वायरी को वो रिजेक्ट करते हैं, दिस इंक्वायरी इज़ रिजेक्टेड। अब वो रिजेक्टेड जिस शख्स पर उन्होंने तंज किया था, उनकी वापसी हुई है बड़ी अहम पोस्ट पर, और अब मेजर जनरल की जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब आ गए हैं और बतौर इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए हैं। ये बड़ी ही अहम पोस्ट है, 5th जनरेशन वॉर के हवाले से, हाइब्रिड वॉर के हवाले से, और इस बारे में हम बात करेंगे। और रिजेक्टेड का किस्सा है क्या, और किस तरह से नवाज़ शरीफ की जो प्लानिंग थी, ख़ास तौर पे दिसंबर के हवाले से, जो हाल ही में तैनातियाँ हुई हैं, तकर्रियाँ हुई हैं आर्मी में आला ओहदों पर, इन तकर्रियों और तैनातियों ने और तरक्कियों ने वो दिसंबर प्लान कैसे मलिया मेट कर दिया है, कैसे तबाह कर दिया है नवाज़ शरीफ का वो दिसंबर प्लान, इस सब पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको दिसंबर प्लान के हवाले से बता देता हूँ। असल में मामला ये था कि नवाज़ शरीफ ने कोई बग़ैर सोचे समझे ये इदारों पर हमले शुरू नहीं किए, और पूरी एक प्लानिंग थी, टाइमिंग बड़ी अहम थी, एपीसी बुलाना और पूरा एक वक्त देना कि इस वक्त ये करेंगे फिर ये करेंगे। और उनके लिए जो बड़ा ही अहम वक्त था वो दिसंबर का था। दिसंबर का इसलिए कि नवाज़ शरीफ ने प्लानिंग ये बनाई थी कि वो फ़ौज के इदारे में बगावत पैदा करने की कोशिश करेंगे, और आपने देख लिया कि आहिस्ता आहिस्ता उनके हमले ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा सख्त होते चले गए। मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले तो इदारे का हवाला देना शुरू किया, इस्टेब्लिशमेंट, फिर ये कि जी वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता किसी वज़ीर आज़म को, हमारा इलेक्शन चुराया गया, ये सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर गुजरांवाला जलसे में वो क्या करते हैं कि आर्मी चीफ का बराह रास्त नाम लेते हैं, DGISI का बराह रास्त नाम लेते हैं, और तकरीबन 11 मरतबा आर्मी चीफ का नाम लेकर कहते हैं जी ये भी आपका कसूर है, ये भी आपकी वजह से हुआ, ये भी आपकी वजह से हुआ, ये सब वो करते हैं, बराह रास्त हमले करते हैं। फिर और आगे जाते हैं, और कराची में तो उनको तकरीर नहीं करने दी जाती, लेकिन कोयटा जलसे में वो कहते हैं कि जो फौजी जवान हैं वो अपने अफसरान के अहकामात ना माने। अब बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि जी जो गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, वो अहकामात ना माने। क्या फ़ौज का डिसिप्लिन इस चीज़ की इजाज़त दे सकता है कि पहले जो फ़ौजी जवान है वो ये सोचेगा, अच्छा मुझे जो अहकामात दिए जा रहे हैं वो आईनी हैं, कानूनी हैं, मैं मानूँ या मानूँ? दुनिया की कोई फ़ौज इस तरह से नहीं चल सकती, और ये तो बिल्कुल तबाही है। तो इस तरह से ये साजिश करना और बगावत पर उकसाना, ये चीज़ें वाज़ेह होती चली गई। अब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको बहुत सी चीज़ों का पता है, वो इस प्लान के साथ आए थे। अब उनके जहन में जो चीज़ चल रही थी, और प्लानिंग्स के साथ साथ एक बड़ा अहम उनके लिए पॉइंट ये था कि बाहर के इशारे भी थे, वो सब चीज़ें भी थीं, पैसा लगाना। अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ आपने देखा, जलाओ घिराव हुआ, जिसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले ही थीं, और ये फ़ौज की तरफ से इस चीज़ की तरफ इशारा भी दे दिया गया था। ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी। लेकिन दिसंबर की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये थी कि दिसंबर में लेफ्टिनेंट जनरल्स ने रिटायर होना था, और नवाज़ शरीफ साहब ये भी सोच रहे थे कि जी मैं आर्मी चीफ का नाम लेता चला जाऊंगा तो इदारे में दबाव आएगा, दबाव पैदा होगा कि जी आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा है, इससे तो बड़ी बदनामी हो रही है फ़ौज की और इदारे की, तो आर्मी चीफ दबाव में आएंगे और ख़ुद शायद इस्तीफ़ा देने का सोचें, या ये जो आला अफसरान हैं इन्हीं में से कोई ना कोई आर्मी चीफ बनेगा। अगर आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे देते हैं दिसंबर में या उससे पहले, तो सीनियर मोस्ट ये लोग हैं, तो ये भी चाहेंगे कि आर्मी चीफ जो हैं इनको कोई मशवरा देकर या कॉन्फ्रेंसेस में कुछ इशारे देकर कि जी मुनासिब नहीं है, इतने इल्ज़ामात लग गए हैं कि अब आप आर्मी चीफ रहें। ये इस तरह से एक दबाव था। हालांकि नवाज शरीफ बखूबी जानते हैं कि फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि ये चांस तो लिया जा सकता है, मैं बाहर बैठा हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लिया जाएगा, तो ये मैं फ़ौज को उसके अंदर ये दरारें डालने की कोशिश करूँ, ख़ासतौर पर आला अफसरान में। ये प्लान था। अब इसने फेल होना ही था, क्योंकि फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, और मुशावरत होना, एक दूसरे से पूछना अलग बात है, लेकिन आर्मी चीफ जो चीज़ डिसाइड कर लेते हैं वो पूरी फ़ौज फिर उसके पीछे होती है, वो सिपा सालार होता है। और यही पाक फ़ौज का खासा है, इतनी ज़बरदस्त डिसिप्लिन ये फ़ौज है।
तो बाहर से आप समझ रहे हैं कि हमला करके तो कोई लेफ्टिनेंट जनरल है वो सारे मिल जाएंगे और इस तरह से हो जाएगा, ये असल में दिसंबर प्लान था। अब वो फेल इसलिए हो गया कि आपने देखा कि तमाम जितने भी आला फौजी अफसरान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हों, मेजर जनरल्स हों, ये सब आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं। और अब जो रिटायर हो रहे हैं दिसंबर में, वो भी आर्मी चीफ के साथ हैं। वो खुश उसलूबी से अपने तमाम मामलात जो अब मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं उनको सौंपते हुए वो रिटायर हो जाएंगे। ये एक मामूल की आर्मी में बात होती है। लेकिन ख़ास तौर पर जो आसिफ गफूर साहब है, इनकी बहुत बात हो रही है। उसकी वजह वो रिजेक्टेड वाला मामला भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो लोग शदीद नापसंद हैं, जो अफसरान में आपने देख लिया, वो DGISI का नाम लेते हैं, आर्मी चीफ का लेते हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का लेते हैं, राहील शरीफ का लेते हैं, यानी इस तरह लिस्ट तो लंबी हो जाएगी। उनको शायद कोई भी आला फौजी अफसर अब पसंद ही नहीं है। तो उनमें आसिफ गफूर साहब भी हैं। और उसकी वजह है कि जब डॉन लीक्स हुई थी तो उसके बाद जो एक इंक्वायरी की गई थी, तो उसमें फिर उस वक्त DGISPR थे आसिफ गफूर साहब, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं आसिफ गफूर साहब। इन्होंने फिर एक ट्वीट की थी और उसमें लिखा था कि रिजेक्टेड, यानी वो रिपोर्ट जो है, इंक्वायरी रिपोर्ट और जो कुछ किया गया है नवाज शरीफ की तरफ से, वो नाकाफ़ी है या जो भी आप उसको कह लें, तो बहरहाल रिजेक्टेड का उसमें लफ्ज़ था, जिसका बदला नवाज शरीफ ने लेने की कोशिश की कि अब आर्मी चीफ की तरफ से जो कराची वाक़या हुआ कि जी IG के साथ ये सलूक हुआ है, पर्चा दर्ज करने के लिए वो सब कुछ, तो उसमें जो अफसरान मुलव्वस थे उनको हटा दिया गया। तो नवाज शरीफ ने कहा कि जी ये आला लोगों को, इससे ऊपर के अफसरान की कोताही थी या जो भी किया उन्होंने किया, तो उनको बचाने के लिए इनको बस इनकी कुर्बानी दे दी गई है, तो लिहाजा इट्स रिजेक्टेड। यानी इस इंक्वायरी रिपोर्ट को आर्मी चीफ ने जो किया, दिस इंक्वायरी इज रिजेक्टेड। तो नवाज शरीफ ने उसका बदला लेने की कोशिश की। अभी रिजेक्टेड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये तंज किया था आसिफ गफूर साहब पर। और ये जब उन्होंने तंज किया और ये ट्वीट की, तो उस वक्त थे वो मेजर जनरल। और जब वो DGISPR से मेजर जनरल के तौर पर उनकी तैनाती हुई ओकाड़ा में, तो तब भी बहुत से लोगों ने कहा हो उनको ISPR से हटा दिया गया, इतना ज़बरदस्त वो काम कर रहे थे, भारत की नींदें हराम हुई थी। तो उस वक्त भी जो लोग जानते इस चीज़ को कि उनको इस तरह से फील्ड की पोस्टिंग दरकार थी, आगे अगर तरक्की है तो ज़ाहिर है ये चीज़ देखी गई कि उनमें इतना पोटेंशियल है। तो बाकी भी एक से बढ़कर एक अफसरान हैं, उनके मैं नाम आपको बताता हूँ। लेकिन आसिफ गफूर साहब चूँकि ISPR में रहे और उन्होंने बड़ा एक ओपन एक दौर किया, उस दौर में ISPR का, और बड़े इंटरेक्शन हुए, TV में आना, फिर जो भारत के साथ जो अभिनंदन वाला मामला हुआ उसमें, तो हर कोई उनको जानने लग गया। वरना सब एक से बढ़कर एक हैं। अब जिन 6 लोगों को मेजर जनरल्स, जिन 6 मेजर जनरल्स को तरक्की दी गई है लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर, इनमें हैं मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली इनमें शामिल हैं। इसके अलावा भी दीगर तैनातियाँ हुई हैं, तबादले हुए हैं, जो एक रूटीन की बात है। अब ये इससे आप समझ लीजिए कि आसिफ गफूर साहब का आना, और आना भी किस जगह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आना। अब आप सोच लीजिए कि ये नवाज शरीफ साहब का जो दिसंबर प्लान था वो किस तरह से ठुस हुआ है, मलिया मेट हुआ है और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। ये तो उस सतह पर जो वो दरारें डालने की कोशिश कर रहे थे, साजिशों की कोशिश कर रहे थे आर्मी के इदारे के अंदर। अब मैं आ जाता हूँ सियासी तौर पर, आपको बताऊं कि जो अहम डेवलपमेंट्स हैं अभी लेटेस्ट, आप वो देख लीजिए। मिसाल के तौर पर 30 तारीख को मुल्तान में जलसा करना है और वहाँ पर पकड़ धकड़ शुरू हो गई। मूसा गिलानी साहब को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को गिरफ्तार किया गया। क्यों? इजाज़त नहीं थी, ट्रैफिक ब्लॉक की उन्होंने, वबा का दौर है, बग़ैर इजाज़त के रैली निकाली और इस तरह से हंगामा रही की कोशिश की। FIR की कॉपी भी फाड़ दी, FIR को फाड़ दिया और बिल्कुल बदमाशी की तरह मामला चलाते रहे। अब उनको गिरफ्तार किया गया और शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि अब इजाज़त नहीं मिलेगी। अब जिसने इस तरह से जलसा करने की कोशिश की, बग़ैर इजाज़त लोगों की ज़िंदगी से खेलने की इस तरह से कोशिश की, तो उनके खिलाफ, मुंतज़मीन के और उन सियासी कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज होंगे और ज़ाहिर है फिर गिरफ्तारियाँ होंगी। वो मामला शुरू हो गया। नवाज शरीफ साहब अब फिर हॉस्पिटल गए हैं और अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, इलाज वगैरह के लिए दोबारा से मुतहरिक हो गए हैं और उनकी तबीयत बताया जा रहा है अच्छी नहीं है। फिर देखिए कि अब उन्होंने अपने वीज़े में एक्सटेंशन के लिए भी बरतानिया को दरख्वास्त दे दी है कि जी मैं इलाज यहाँ करवा ही नहीं सका सही तरह
और ये वबा का दौर था, इसलिए मुझे और वक्त दिया जाए। और अभी फ़िलहाल इसी तरह की खबरें हैं कि जी बरतानिया फ़िलहाल तो उनको एक्सटेंशन दे देगा उनके वीज़े में ग़ालिबन 6 माह के लिए। तो ये एक तरफ नवाज़ शरीफ के लिए ये मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि उनके प्लान्स मलिया मेट हो रहे हैं सियासी तौर पर। मैं आपको बताऊं, उसमें देखिए कि काफ लीग जिनसे बड़ी मुलाकातें हो रही थी, इस तरह के तज्जिए भी छपे और कॉलम भी छपे मुख्तलिफ जगहों पर कि जी काफ लीग अब नून लीग से मिलकर पहले मरहले में बुज़दार को हटाएगी और उसके बाद फिर इमरान खान की बारी आएगी। तो इमरान खान साहब गए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत करने के लिए, वहाँ पर परवेज़ इलाही भी मौजूद थे, दीगर आला क़यादत काफ लीग की मौजूद थी, वज़ीर आला पंजाब इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ गए और कुछ और लोग भी थे और वहाँ पर ये तफसीली गुफ्तगू हुई। इसके अलावा 1-on-1 यानी अलहदगी में भी आप यूँ कहिए कि मुलाकात हुई है इमरान खान साहब ने अलहदगी में भी, ये जो डेलीगेशन गया था उसके अलावा यानी वज़ीर आला और दीगर लोगों से हटकर अलहदगी में भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात की और तमाम गिले शिकवे, मैं आपको पक्की इतला दे रहा हूँ, तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं, मामलात को हल कर लिया गया है और आगे मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। तो वो मामला जो काफ लीग को साथ मिलाने का या दबाव डालने का, इस तरह की खबरें छुपा कर क्या कुछ मामला तय हो रहे हैं, वो भी गए। और सुनिए, नून लीग के साबिक वजीर, जो नून लीग के साबिक वजीर रहे हैं रजा अली गिलानी, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। तकरीबन आध घंटा ये भी मुलाकात जारी रही और इसके बारे में रजा अली गिलानी कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म के कहने पर ही मुलाकात हुई और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं बुज़ुर्गों से मशवरा करके फ़ैसला करूंगा कि मैंने तहरीक इंसाफ में शामिल होना है नहीं होना। अब आप सोचिए कि साबिक वज़ीर भी टूट टूट के जा रहे हैं, अब नून लीग से तो टूट रहे हैं या उनकी इजाज़त के बगैर मुलाकातें तो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो क्या तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं नहीं होते, ये अलग बात, लेकिन आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। साबिक वज़रा अब मुलाकातें कर रहे हैं बराह रास्त इमरान खान साहब से, नून लीग के, काफ लीग भी गई। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में जो हुई है, जो बड़ा धचका सियासी तौर पर लगा है नवाज़ शरीफ को, वो है मोहसिन दावड़ ने ऐलान कर दिया है, PTM के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मोहसिन दावड़ ने, जो बड़े करीबी समझे जाते हैं, या मरीम नवाज़ साहिबा उनको बहुत पसंद करती हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े पसंद करते हैं। और लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को एक आंख नहीं वो बात है, क्योंकि वोट बैंक उनको लगता है कि जी कबायली इलाके जो थे, जो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुए हैं, वहाँ पर PTM का वोट बैंक है और फजलुर रहमान साहब का वही वोट बैंक है, वो तोड़ेंगे। तो मोहसिन दावड़ से मैंने आपको जो खबरें बताई थी आपने देख लिया, वो अब बिल्कुल आपके सामने आ गई हैं। मैं इसका जिक्र करता रहा आपको वाज़े तौर पर कि ये टूट रही है, PDM टूट रही है। तो PDM टूट नहीं रही, PDM टूट चुकी है। मोहसिन दावड़ ने अलहदगी का ऐलान कर दिया है और मोहसिन दावड़ ने कहा है कि अब मैं मज़ीद किसी जलसे में, किसी मीटिंग में PDM की शरीक नहीं हूँगा। और आपने देखा कि पेशावर जलसा जो ठुस हुआ है, नाकाम हुआ है, उसमें एक वजह लोगों के कम आने की एक वजह भी थी कि मोहसिन दावड़ के लोग, PTM के लोग उसमें नहीं आए, वरना कुछ तादाद शायद कुछ ज़्यादा हो सकती थी। तो ये अब ऐलान हो गया है, मोहसिन दावड़ ने कह दिया है, BBC के इंटरव्यू देके कह दिया है, ट्विटर पे कह दिया है कि अब वो अलहदा हो गए PDM से, नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार कर दिया और उसके बाद कहा है टाइम टाइम फिश, मैं नहीं आ रहा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो दिसंबर के प्लान्स थे वो तबाह हो रहे हैं। तोड़ फोड़ करने, हंगामा रहे की जो कोशिश की, धरने देने की कोशिश की गिलगित बल्तिस्तान में, वो मामला नहीं चल सका और 1-2 दिन तो हंगामा रही की, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये अब आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक झटका लगता चला जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब को। और मैं समझता हूँ कि अभी ये आगाज़ है, अभी बहुत कुछ होना है। और जिस तरह की उनकी जनवरी की प्लानिंग थी या कि सेनेट के लिए जो प्लानिंग है, वो सब मलिया मेट होती चली जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने आपको PDM का जो कहा था, अब उम्मीद है कि आपको मज़ीद यकीन आ गया होगा कि मैंने बहुत पहले आपसे कह दिया था। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, कहीं में बाकायदा टाइटल में इस चीज़ को मेंशन है कि PDM टूट गई और मोहसिन दावड़ ने तो अब अलहदगी का ऐलान कर ही दिया है कि वो PDM में अब नहीं आया करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।